नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 18 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 18 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो राष्ट्रध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। ऑप्शन बी जो है यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ भारत की राष्ट्रध्वज की, ये जो रेशो में वो 3:2 है। भारत की राष्ट्रध्वज में कुल 3 रंग है। देखिए अगर इन 3 रंगों की बात करते हैं तो ये 3 रंग है, सफ़ेद कलर है और आपका वाइट कलर है, आपका केसरी रंग है और हरा रंग है। तो 3 रंगों से भारत का झंडा मिलकर बना है, सफ़ेद रंग, केसरी रंग और हरा रंग। अगर नेशनल फ्लैग की बात करें तो इसको संविधान सभा के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया था, तो इसको संविधान सभा के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें अशोक चक्र दिया गया है। अशोक चक्र की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कुछ तिलियाँ हैं, जिन कुछ स्पोक्स है, इन स्पोक्स की संख्या कितनी है। अगर मैं भारत के अशोक चक्र की बात करता हूँ तो भारत के झंडे में जो अशोक चक्र है इसमें 24 तिलियाँ हैं, 24 स्पोक्स है। इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार हमारे देश में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे भी मनाया जाता है। तो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे जो मनाया जाता है, जिसको सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी कहते हैं, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर, ये भी आपको याद रखना है कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। उसी प्रकार अगर मैं भारतीय राष्ट्रध्वज की बात करता हूँ तो इसको कहीं ना कहीं तिरंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, भारतीय राष्ट्रध्वज ध्वज को तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रध्वज को बनाने वाले कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भारतीय राष्ट्रध्वज को बनाने वाले जो थे, इनका नाम था पिंगली पिंगली वेंकैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। पिंगली वेंकैया जो है, इनके द्वारा भारत का राष्ट्रध्वज बनाया गया था। अगर आप टीजीटी आर्ट्स या टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे बैचेज जो है यहाँ पे बैठ चुका है। हमारे बैच से जुड़ने के लिए जहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज आपके बीच है, इसकी जो फीस है मात्र 499 रुपये है, जिसमें आपके पास 3 से 4 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। जो क्लास आप लाइव देख रहे हो वो आपके पास रिकॉर्ड भी हो रही है। आप इस नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। अभी इसकी मात्र 1 या 2 क्लास हुई है, तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच में जुड़ सकते हैं और पिछली जो आपकी 1-2 क्लास छूटी है उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी हम बाद में देंगे। और एक से एक चीज़ें इस बैचेज में आपके पास रहने वाली है। 6 से 7 महीने का ये बैच रहने वाला है। लाइव क्लासेस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर मैं बात करता हूँ भारत में वंदे मातरम की, नेशनल फ्लैग की बात हो रही है तो नेशनल सॉन्ग की भी बात कर लेते हैं। भारत का जो नेशनल सॉन्ग है इसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम को पहली बार 1896, बहुत बार पूछा गया है, 1896 में कोलकाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1896 में पहली बार कोलकाता में वंदे मातरम को गाया जाता है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन होता है वो कोलकाता में ही हुआ था और 12वें अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम की रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम की रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम की रचयिता है और इनके द्वारा, इनकी एक रचना है आनंद मठ, आनंद मठ से जो है इन्होंने वंदे मातरम को लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वंदे मातरम की रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है और इन्होंने आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया है। अगर नेशनल सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो नेशनल एंथम की भी बात कर लेते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन। इसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर भी एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, इनके द्वारा भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, बहुत बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा। तो मैक्सिमम टाइम बच्चे गलत करते हैं, तो याद रखना जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा उनके द्वारा ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा गया, जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में पूरे एशिया में सबसे पहले क्या मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिलता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 6 क्षेत्रों में वर्तमान में दिया जाता है। इनको किस क्षेत्र में मिला, तो इनको लिटरेचर या साहित्य, याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक थी, किसके लिए मिलता है, वो बुक कौन सी थी, उस बुक का नाम है गीतांजलि। जी हाँ, गीतांजलि एक बुक है इनकी, इसके लिए इनको मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ बताता हूँ, 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं। आने वाली जो आपकी कमीशन का एग्जाम है वहाँ पे ये सीरीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। दिन प्रतिदिन आपके बीच वीडियोज़ आ रही है और आप इन वीडियोज़ को देखते रहें। हर दिन आपके लिए महत्वपूर्ण और नई सूचना लेकर मैं आऊँगा। हर क्वेश्चन के साथ नई नई चीज़ें आपको डिटेल में जो है मिल रही है, और एक रिवीजन सेशन है ये। आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ये वीडियोज़ बहुत काम आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके आने वाले एग्जाम में। और कमीशन की जो नोटिफिकेशन है, ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल तक ही आएगी। थोड़ा लेट यहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी लेट कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लगभग मार्च अप्रैल के आसपास ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अस्त्र मार्ग 1 क्या है? व्हाट इज अस्त्र मार्ग 1? तो अस्त्र मार्ग 1 की बात की जाए तो ये एक प्रकार की भैया मिसाइल है। जी हाँ, अस्त्र मार्ग 1 मिसाइल है। भारत के पास और भी बहुत सारी मिसाइलें हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। भारत की जो है एक निर्भया नामक भारत की मिसाइल है। प्रहार भी एक भारत की ही मिसाइल है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ये सारी की सारी किसकी मिसाइल है? भारत की मिसाइल है। पृथ्वी भी एक भारत की मिसाइल ही है। धनुष है, आपका आकाश है, आपका नाग है, आपका त्रिशूल है, ये सारी की सारी जो है भारत की मिसाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, ब्रह्मोस, बहुत बार पूछी जाती है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिया और रशिया ने कहीं ना कहीं मिलकर साथ बनाई है, इस बात को आपने याद रखना है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इसमें जो है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है एक प्रकार की, और ये जो है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी, इन दोनों नदियों के नाम से मिलकर बनी है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मॉस्को नदी, इन दोनों नामों को मिलाकर जो एक मिसाइल बनी है उसका नाम क्या है? तो मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस, जो कि रूस और इंडिया ने मिलकर बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? देखिए, अगर मैं फर्स्ट गुप्ता रूलर की बात करता हूं तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो भैया श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। अगर मैं गुप्त काल की बात करता हूँ, गुप्त काल को जो है वो भारत का स्वर्ण युग, तो किस युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो जो गुप्त काल था इसको भारत का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं गुप्त काल की बात करता हूँ तो इनकी राजभाषा जो है वो संस्कृत हुआ करती थी, और गुप्त काल के एक राजा थे, या गुप्त साम्राज्य के एक गुप्त वंश के एक राजा थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को आप जानते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि इनको भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और किसने कहा था? वी स्मिथ, या इनको विंसेंट स्मिथ भी कहा जाता है। तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, और इनकी माता का नाम कुमार देवी था। ये भी आपको याद रखनी है, इनकी पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, माता का नाम कुमार देवी था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के वो राजा कौन थे जिनको वीणा बजाते हुए देखा गया था? ये क्वेश्चन एक बार आया था। तो वीणा बजाते हुए जिस राजा को देखा गया था वो थे भैया समुद्रगुप्त। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं गुप्त साम्राज्य की में बात करता हूँ समुद्रगुप्त की, तो इनका जो शासनकाल था वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। ये भी आपको याद रखना है, 335 से 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ करता था। और कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त को एक नाम और दिया गया था, और वो नाम था अशोकादित्य। तो अशोकादित्य के नाम से किसे जाना जाता? तो अशोकादित्य के नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना जाता था। और इनके द्वारा ऐसे कौन से राजा गुप्त वंश के जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो कविराज की जो उपाधि ली थी वो भी समुद्रगुप्त के द्वारा ही ली गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की मैं बात करता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो 380 से 415 ईस्वी तक था। 380 से 415 ईस्वी तक जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनको भैया विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये गुप्त वंश के तीसरे कौन से नंबर के शासक थे? गुप्त वंश के तीसरे नंबर के शासक थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर मैं बात करता हूँ इनके दरबार में कालिदास, बेताल भट्ट, धन्वंतरी जैसे जो है वो
महान विद्वान रहते थे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कालिदास, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, तो ये सारे के सारे विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में होते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी 2 राजधानी बनाई थी। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जो बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी? वैसे तो गुप्त वंश की राजधानी, पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रम थी, जिसको आज की डेट में पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की वर्तमान में राजधानी है। लेकिन इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी कहाँ पे बनवाई? उज्जैनी में बनाई। तो गुप्त वंश के ऐसे राजा जिन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी में बनाई थी, तो इनका नाम था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। और चीनी यात्री फाहियान, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। कमीशन के पेपर में अगर आएगा तो आप बिल्कुल सही करेंगे कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आए थे? तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही भारत आए थे। कौन? चीनी यात्री फाहियान। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के एक विदेश मंत्री होते थे जिनका नाम था वीरसेन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश मंत्री वीरसेन के द्वारा जो है इनका एक उदयगिरी शिलालेख के मुताबिक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के एक विदेश मंत्री थे वीरसेन, उन्होंने कहा था कि जो उनका उदयगिरी शिलालेख है उसमें विक्रमादित्य को राजाओं के राजा कहा गया था। तो ये इनके जो विदेश मंत्री, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त द्वितीय के वीरसेन, इन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये राजाओं के राजा है। और उसी प्रकार कुमारगुप्त प्रथम ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से बना चुका हूँ। तो अगर मैं कुमारगुप्त प्रथम की बात करता हूँ तो इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भैया? 427 ईस्वी में। तो 427 ईस्वी में जो है वो इनके द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है वो किसकी स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किन शासकों ने एलोरा के मंदिर बनवाए थे? अगर मैं एलोरा की मंदिर की बात करता हूँ तो पहले भी आपने ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस बार सीधा क्वेश्चन आया था कि एलोरा के मंदिर बनवाए थे। एलोरा की कैलाश मंदिर नहीं आया था, एलोरा के खाली मंदिर आएगा तो भी लगा देंगे राष्ट्रकूट वंश। देखिए, अगर मैं राष्ट्रकूट वंश की बात करता हूँ, इनके द्वारा एलोरा के जो है वो कैलाश मंदिर बनाए गए थे। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रकूट वंश की, इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग या दंती वर्मन के द्वारा की गई थी। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश के मंदिर है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाए गए थे, जो कि किसके शासक थे भैया? राष्ट्रकूट वंश के ही एक शासक थे। इस बात को आपने याद रखना। राष्ट्रकूट वंश की अगर राजधानी की बात करते हैं तो मान्यखेत नामक एक जगह थी, और ये जो है वो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के कुछ शासक जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये शासक कौन से वंश के थे, तो अमोघ वर्ष प्रथम का नाम अगर आपने सुना होगा, ये भी राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कृष्ण प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा तो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए थे, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। गोविंद तृतीय ये भी जो है वो, गोविंद तृतीय का मतलब है तीसरे नंबर का गोविंद एक राजा थे, तो गोविंद तृतीय, ये अपने आप को गोविंद तृतीय कहते थे, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। और कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम भी थे और कृष्ण तृतीय भी थे, तीसरा कृष्ण भी थे, तो भैया कृष्ण तृतीय भी जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, और गोविंद तृतीय भी जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। अब गोविंद तृतीय के बारे में मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है। गोविंद तृतीय कौन थे? आपको मैंने बता दिया, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। गोविंद तृतीय के बारे में एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि इनके द्वारा, गोविंद तृतीय के द्वारा जो है वो क्या किया गया था? इनके द्वारा चालुक्य वंश के शासकों को हराकर जो है वो वीर नारायण की उपाधि, तो राष्ट्रकूट वंश के ऐसे शासक जिनके द्वारा वीर नारायण की उपाधि क्यों धारण की थी? चालुक्य वंश को शासकों को हराकर। जी हाँ, वीर नारायण की उपाधि धारण की थी किसके द्वारा? गोविंद तृतीय के द्वारा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उसी प्रकार कर्क द्वितीय की अगर मैं बात करता हूँ तो कर्क द्वितीय को अंतिम शासक माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का, बाकी आप इसको कन्फर्म कर लेना। और राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक था वो सुनेरा बाज था, तो सुनेरा बाज जो है वो राष्ट्रकूट वंश का एक शाही प्रतीक था, इस बात को भी आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? भाई दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। खिलजी सल्तनत के बारे में हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, तो आप पिछले पार्ट्स में जरूर एक बार देख ले। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ फिर भी, कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्की थे, और खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इनका बचपन का जो नाम था वो अली गुरशास्प था, इस बात को भी आप याद रखें कि इनका बचपन का नाम अली गुरशास्प था। और खिलजी वंश जो है वो कहीं ना कहीं 1290 से 1320
के आसपास इनका शासनकाल था, खिलजी वंश का। ये भी इनका क्या अलाउद्दीन खिलजी का, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अली गुरशास्प बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का, शक्तिशाली शासक था। हजार दिनारी मलिक काफूर इनके शासनकाल के समय हुआ करते थे, जिनको हजार दिनारी में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और खिलजी वंश के बारे में जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को हमने डिटेल से, इस क्वेश्चन के बारे में 30 से 40 क्वेश्चन पिछले पार्ट में पढ़ दिए, तो दोबारा पढ़ाने का कोई औचित्य जो है इसके बारे में हमें, मुझे नहीं लगता कि इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाए। तो आप पिछले कुछ पार्ट्स को देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप देखते हैं, क्योंकि पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया? व्हेन वाज इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार्टेड? जी हाँ, पर्यावरण पुरस्कार, कौन सा पर्यावरण पुरस्कार? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में 1987 में इसको शुरू किया गया था। भैया ऑप्शन ए जो है यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर मैं पर्यावरण के संरक्षण में ये इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, जो पर्यावरण की रक्षा करता है, एनवायरनमेंट को बचाता है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, इस पुरस्कार को 1987 में शुरू किया गया था। उसी प्रकार एक राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की भी शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत 1992 से मानी जाती है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की। ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ये लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। ये भारत की प्रधानमंत्री 1966 से 1977 तक लगातार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इस बात को आपने याद रखना है। इनका जो जन्म हुआ था वो पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम आप जानते हो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पिताजी, और इनकी माता का जो नाम था वो कमला नेहरू था। तो इनकी माता का नाम कमला नेहरू था। इस बात को भी आपने याद रखना है, कमला नेहरू इनकी माता का नाम था। और इनकी शादी जो है वो 1942 में होती है। 1942 में इंदिरा गांधी की शादी होती है। किसके साथ होती है? फिरोज गांधी। जी हाँ, फिरोज गांधी के साथ इनकी शादी होती है। इस बात को आपने याद रखना है, कब हुई थी? 1942। माता का नाम कमला नेहरू पूछा जा सकता है। इनके 2 बेटे भी थे। इनके बेटे का नाम था संजय गांधी और राजीव गांधी। आपको पता होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन कौन से परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पर पूछ सकता है इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ। आप वहाँ पर ये थोड़ी ना बोल सकते कि हम इसको पढ़ के नहीं आए हैं। आप वहाँ पर माता का नाम पूछा सकता है। आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी जब 1977 तक रहती, इसके बाद भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। मोरारजी देसाई देश के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। और कैसे प्रधानमंत्री? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले नॉन कांग्रेसी जो बनते हैं वो बनते हैं मोरारजी देसाई। ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी एक था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1991 के पास इसकी शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। और सबसे पहले ये मास्टर, जो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है, उनको मिला था। तो इन पुरस्कारों के बारे में इतना ही जानेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, और कहीं ना कहीं मूल शंकर के अलावा इनको दयाराम भी के नाम से भी जाना जाता था, स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया, एक नारा दिया गया, और उस नारे का नाम था बैक टू वेदाज, भाई वेदों की ओर लौट जाओ, या वेदों की ओर वापस लौटो। ये नारा इनके द्वारा दिया। इनके गुरु का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इनके गुरु का नाम था विरजानंद दंडीश। विरजानंद दंडीश इनके गुरु का नाम था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, और उस बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इनके गुरु का नाम जरूर याद रखिए, विरजानंद दंडीश। और इनकी बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, जो कि आर्य समाज की एक ग्रंथ टाइप थी। और आर्य समाज की स्थापना भी इनके द्वारा 1875 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था भैया? लाहौर। जी हाँ, लाहौर में इसका मुख्यालय था। इस बात को भी आपने याद रखना है। और ये इनका प्रमुख ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। और आज के लिए मैं इतना ही अपनी वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज, जय ठारी माता, जय माँ बंग्याणी। हर हर महादेव।